Hello student, today we will discuss tricks to find hybridization. In previous session we have discussed what is hybridization, condition for hybridization and types of hybridization. ठीक है, ये बात आपके सवाल ये एक सवाल तो ये जरूर आता होगा सर हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, टाइप्स ठीक है, sp sp2 sp3d sp3 sp3d2 sp3d3 ठीक है, लेकिन हमें कंपाउंड देख के कैसे पता चलेगा? हमें किसी ने पूछा बेटा H2O का थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन बता देना, कैसे पता चलेगा? उसका की ट्रिक वगैरह है, वही तो आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो इसका क्या एक स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर मतलब क्या? स्टेरिक नंबर का मीनिंग क्या है? स्टेरिक नंबर मतलब हमारा जो सेंट्रल एटम है उसके पास में कितना एटम वगैरह है, एटम या लोन पेयर वगैरह है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू देखो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब हमारा सेंट्रल एटम के पास में कितना नंबर ऑफ लोन पेयर है, कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर का वैल्यू से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस v प्लस m माइनस c प्लस a डिवाइड बाय 2। v क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इन इट्स फ्री स्टेट। क्या सर इन इट्स फ्री स्टेट मतलब मान लो CH4 है तो कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इन इट्स फ्री स्टेट, कार्बन सेंट्रल एटम है तो कार्बन फ्री स्टेट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नोट के इन दिस कंपाउंड कितना है, फ्री स्टेट में कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री स्टेट में कितना है कार्बन का 4 है, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इन इट्स फ्री स्टेट। नेक्स्ट एम क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंस एटम, इसमें क्या कौन कौन जाता है? हाइड्रोजन एंड हैलोजन, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंस एटम। और जब ये एटम हो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह जब सेंट्रल एटम होते तब इसको कंसीडर नहीं करने का एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोंट कंसीडर व्हाइल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड फ्लोरीन एट द सेंट्रल एटम, ठीक है, डोंट कंसीडर देम इन मोनोवैलेंस। जब ये साइड एटम हो गए तभी हमारा मोनोवैलेंसी में वो काउंट, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन और कोई नहीं, ठीक है, और कुछ होगा तो मोनोवैलेंसी हमारा H का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, सॉरी M का वैल्यू। देन C क्या है? चार्ज ऑफ कैटायन एंड A क्या है? चार्ज ऑफ आना है, मैग्नीट्यूड डालना, चार्ज ऑफ आना -2, आप यहाँ पे -2 ऐसे मत पुट, ठीक है, ओनली हमारा मैग्नीट्यूड पुट करना, ठीक है, तो v प्लस m माइनस c प्लस a डिवाइड बाय 2। इसको कोई हमारा हम हाइब्रिडाइजेशन इसको स्टेरिक नंबर न लिख के डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला ही ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो जब इस स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला याद आ गया, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंस माइनस कैटायन प्लस आना है, ठीक है, इसका वैल्यू जब 2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसका वैल्यू जब 3 आएगा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका जब 4 आएगा सॉरी जब 2 आएगा sp, जब 3 आएगा sp2, जब 4 आएगा sp3, जब 5 आएगा sp3d, जब 6 आएगा sp3d2, जब 7 आएगा sp3d3, ठीक है। स्टेरिक नंबर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, जो भी कंपाउंड दिया होगा उसमें बस स्टेरिक नंबर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अगर वो 2 आ गया sp3 आ गया sp2, 4 आ गया sp3, 5 आ गया sp3d, 6 आ गया sp3d3, 7 आ गया sp3d3, ठीक है। अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं, ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल करते हैं, बाद में भी करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लो वाटर, ठीक है, वाटर का निकलना है हमें, वाटर का क्या है? ऑक्सीजन है इसका सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, हाँ जी सर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट क्या 6 होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंस कितना है 2 है, ठीक है, चार्ज ऑफ कैटायन क्या है 0 है, चार्ज ऑफ आनायन क्या है 0 है, तो स्टेरिक नंबर कितना होगा? हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंसी, बाकी तो सारे 0 है, तो 6 + 2 8/2 4, तो जब 4 होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, ठीक है, 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। नेक्स्ट मान लो NH3 कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी सर NH3 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, NH3 का नाइट्रोजन इन वैलेंस, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट 5, ठीक है, वो तो याद है, ग्रुप वाइज याद रखना, ठीक है, कार्बन 14th ग्रुप तो -10 कर देना। जब पीरियोडिक टेबल डिस्कशन किया था तब मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा भाई। 13th पे पी ब्लॉक का 13th फैमिली है, 13th ग्रुप का है तो बोरॉन फैमिली मान लो 13th ग्रुप का है, तो 13th मतलब पी ब्लॉक का 13th - 10 क्या 3, 14th - 10 4, 15th - 10 5, ठीक है ऐसे। तो NH3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5,
मोनोवैलेंसी कितना है 3 है, तो हमारा स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा हाफ इंटू 5 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ठीक है, सिमिलरली PCl5, PCl5 फॉस्फोरस का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मोनोवैलेंसी 5, तो 5 प्लस 5 हाफ इंटू 5, तो कितना हो गया 5, 5 मतलब sp3d। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं। नेक्स्ट हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखते हैं। sp में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है 50%, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर 50%। sp2 में ये 33%, मतलब इसको देखो ये है 100 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 50%। ठीक है, sp है, sp2 रहेगा तो 100 डिवाइड बाई 3 होगा, कितना आएगा 33%। s का आएगा 2p है तो उसका 66.66 हो जाएगा। sp3 का क्या एक ऐसे ना, इसको जो 25 और क्या होगा 75। ठीक है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ एस कैरेक्टर क्या है, एज एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस एज परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर इंक्रीजेस, तब क्या होता है देखो, एज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑर्बिटल बिकम्स बल्कियर एंड शॉर्टर। ठीक है, जितना हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा ऑर्बिटल बिकम बल्कियर एंड शॉर्टर। शॉर्टर क्यों होगा भाई, हमें पता है एस ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के पास में ही रहता है ना, तो इसीलिए ये बल्कियर हो जाएगा और शॉर्टर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा एंड ये क्या हो जाएगा बल्कियर हो जाएगा एंड शॉर्टर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर डी अगर होगा तो ऑर्बिटल बिकम्स थिनर एंड लॉन्गर, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए अगर sp मान लो कार्बन sp sp2 और sp3 में हम कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है sp में ज्यादा है, तो कार्बन sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन कार्बन sp2 देन कार्बन sp3। ठीक है, बॉन्ड भी क्या होता है शॉर्टर एंड हमारा लार्जर, शॉर्टर एंड बल्कियर। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, कुछ कंपाउंड का सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। PCl5 हम जो PCl5 का जब हाइब्रिडेशन निकला sp3d, ठीक है, ये गैस में अगर सॉलिड स्टेट में लेंगे स्पेसिफिक, इसका काटायनिक पार्ट क्या है PCl4 प्लस एंड इसका अनायनिक पार्ट PCl6 माइनस। तो PCl4 प्लस का क्या होगा देखो, फास्फोरस का मैंने क्या 5, ठीक है, क्लोरीन कितना है 4 -1 होगा। ठीक है, हाफ इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 -1 8/2, तो sp3। ठीक है, ये क्या होगा PCl6 माइनस क्या होगा देखो sp3, देखो 5 प्लस कितना होगा 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 12 डिवाइड बाई 2, तो 6 मतलब sp3d2। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, PBr5 सिमिलरली सॉलिड स्टेट में PBr4 प्लस एंड यहाँ हमारा अनायनिक पार्ट Br माइनस। तो ऐसे फ्री आयन का कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता, हाइब्रिडेशन सिर्फ कंपाउंड का होता है। ठीक है, फ्री आयन का नहीं होता, फ्री एटम का नहीं होता। ठीक है, तो देखो PBr4 जैसे PCl4 प्लस ये PBr4 प्लस भी सेम होगा sp3। ठीक है, Hc जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, देखो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड काटायनिक पार्ट जेनॉन पेंटाफ्लोराइड प्लस। ठीक है, उसका क्या होगा देखो जेनॉन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है प्लस मोनोवैलेंसी 5 -1 डिवाइड बाई 2, तो टोटल 12 होगा, तो क्या होगा 6 सॉरी डिवाइड बाई 2 ना 6 आएगा sp3d2। हाँ जी सर, ठीक है, काटा अनायनिक पार्ट F माइनस नहीं होगा। देन N2O5 का क्या है NO2 प्लस है। ठीक है, इसका काटायनिक पार्ट NO2 प्लस मतलब देखो नाइट्रोजन का 5 है, यहाँ पे मोनोवैलेंसी एटम 0 है एंड काटायन -1 डिवाइड बाई 2 4 सॉरी 2, तो कितना होगा sp। अनायनिक पार्ट क्या है NO3 माइनस, NO3 माइनस में क्या हो जाएगा देखो, या 5 -1 होता है वहां 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। N2O3 क्या है काटायनिक पार्ट NO प्लस एंड अनायनिक पार्ट क्या है NO2 माइनस। ठीक है, NO2 माइनस होगा तो कितना होगा NO2 माइनस का भाई NO3 माइनस का जो हाइब्रिडेशन होगा NO2 माइनस का भी वही होगा, क्योंकि NO2 जो ऑक्सीजन है वो मोनोवैलेंसी एटम नहीं है। ठीक है, सिर्फ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है हमारा चार्ज ऑफ आयन ऐड होगा, समझ में आ गया। देन N2O4 गया I2Cl6 लिक्विड काटायनिक पार्ट ICl2 प्लस, तो sp3 हाइब्रिडेशन ICl4 माइनस sp3d2 हाइब्रिडेशन 3I2 I3 प्लस sp3 एंड I3 माइनस sp3d। सर ये कैसे I3 प्लस का आपने कैसे निकाला, देखो I3 प्लस का इसको डिवाइड कर दो ना I2 प्लस, आयोडीन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, मोनोवैलेंसी एटम कितना है 2,
7 + 2 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 8 डिवाइड बाई 2 4 4 होगा तो हमारा हाइब्रिडेशन कितना होगा sp3। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड i2 प्लस, देखो एक i क्या होगा सेंट्रल एटम, उसको हमारा मोनोवैलेंस में काउंट नहीं करना, बाकी क्या है i2 2i2। ठीक है, देन i3 माइनस सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे 7 + 2 + 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 5, हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d। आया समझ में। देन नेक्स्ट वन क्या है Cl2O6 सॉलिड, ये क्या हो जाएगा ClO2 प्लस sp2 हाइब्रिडेशन एंड ClO4 माइनस sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, ये निकाल सकते हो ना ClO2 प्लस क्या होगा 7 - 1 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 7 + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं ड्रागो रूल। ड्रागो रूल क्या है, ड्रागो कुछ रूल दिए थे, क्या दिए थे सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सेंट्रल एटम हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम लेस देन 2.5। ये क्या है, इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई कर जाएगा कोई एटम, उसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा। ठीक है, वो डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडेशन। ठीक है, जब क्या सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड इन पीरियोडिक टेबल, मान लो फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो उनके नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, ये सारे क्या सल्फर, सिलेनियम। पहला कंडीशन सेंट्रल एटम हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन 2.5। तो इनके साथ जो एटम होगा, मान लो pH3, तो इनका क्या हाइड्रोजन का कितना है 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो लेस देन हुआ ना 2.5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो सेंट्रल एटम हमारा डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडेशन। ड्रागो रूल यही कर रहे हैं, ड्रागो रूल बता रहे हैं भाई, जब सेंट्रल एटम का मतलब पीरियोडिक टेबल वो थर्ड पीरियड और उससे नीचे जा रहा है, ठीक है, उसका क्या है, उसका नेक्स्ट कंडीशन, उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या है, उसके साथ जो एटम सराउंडिंग एटम है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 हुआ तो काम खलास, मतलब ये हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा। इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं बताया, जिन्होंने ये ड्रागो रूल दिया था, ड्रागो भाई साहब, ठीक है, उन्होंने ये बताया। इनको जस्टिफाई करने के लिए देखो, मैंने ऐसे pH3 का एग्जांपल दे रहा था। देखो, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, पहला कंडीशन 1 सेटिस्फाई, कंडीशन 2 इसके पास लोन पेयर भी है। देखो pH3 अगर लेंगे, लोन पेयर क्या हो 2 लोन पेयर रहेगा। ठीक है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 3 चला गया 2 है। ठीक है, मतलब 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, 1 लोन पेयर, एटलीस्ट 1 लोन पेयर सेटिस्फाई। कंडीशन 3 लेस देन 2.5 सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.1। ठीक है, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई pH3, इसलिए pH3 हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा। देखो, अगर pH3 हाइब्रिडेशन शो करता तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा समझाता हूं। pH3 अगर मान लो लेट कुछ देर के लिए ड्रागो रूल को साइड में रखते, अगर pH3 हाइब्रिडेशन शो करता तो इसका हाइब्रिडेशन कैसे होता, कितना होता, स्टेरिक नंबर पकाओ, इसका 5 है, 5 + 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हाँ जी सर, तो कितना होगा 4। sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल क्या होता है 109.5 डिग्री, ऐसा कुछ होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, हाँ जी सर, लिख जब pH3 का बॉन्ड एंगल मेजर किया गया हमें मिला 94 डिग्री। अरे बाबा, ये तो हाइब्रिडेशन जाएगा तो 109 पॉइंट होना चाहिए और 10 डिग्री डिफरेंस, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जस्टिफाई करा है। ऐसे स्त्री देखो, ये सारे क्या 90 डिग्री के आसपास है, तो इससे ये जस्टिफाई मिला है। अगर ये सारे हमारा हाइब्रिडेशन शो करते, इसका भी sp3 होता, ठीक है, इसका भी sp3 होता, इसका भी sp3 होता, तो सबका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के आसपास होता, 90 डिग्री के आसपास नहीं होता। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है भाई ये सेटिस्फाई करे। देखो, बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री व्हिच इंडिकेट्स दैट नो और नेग्लिजिबल हाइब्रिडेशन टेक्स प्लेस एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ऑलमोस्ट p एटॉमिक ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री है बॉन्ड एंगल, तो इससे ये पता चलता है ये हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं कर रहे, और कर रहे तो वो नेग्लिजिबल है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यही था हमारा ड्रागो भाई साहब का रूल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हाइब्रिडेशन में आता है, एक है बेंट्स रूल, एक होता है ड्रागो रूल। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हम हाइब्रिडेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं VSC पेयर थ्योरी के साथ, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है
स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री शेप एंड ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए। सो आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग।